1599 ईस्वी को कंपनी स्थापित हुई। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। ये कंपनी स्थापित हो रही है, राइट, 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को। इस कंपनी में याद रखिएगा 1688 ईस्वी में एक दूसरी कंपनी का विलय किया गया, जो कंपनी थी न्यू कंपनी, इजंट इट। और फिर इस कंपनी में एक नई कंपनी का विलय किया गया जिसका नाम था, याद रखिएगा, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट 1698 में। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। फाइन। दूसरी बात, इन तीनों कंपनियों को मिलाकर, इस बात को भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, इन तीनों कंपनियों को मिलाकर जो नाम दिया गया वो था 1708 में इन तीनों कंपनियों का पहली बात तो विलय कर दिया गया, तीनों कंपनियों को। और फिर 1708 में इन तीनों कंपनियों का एक नया नाम आपके सामने आता है। इन तीनों कंपनियों को एक बार आप ठीक से यहां पर देख लें तो आप लोग समझ जाएंगे। राइट, इन तीनों कंपनियों को जिस नाम से पुकारा गया है 1708 में, वो नाम है यूनाइटेड कंपनी दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, राइट, इनटू दी ईस्ट इंडीज। क्लियर है? सुनीता, मेरी रिक्वेस्ट है, अनावश्यक मैटर मत पढ़ो। आपका अभी तक का यही एक्सपीरियंस है और आप नोटिस कर रही होंगी जब से आपकी ये क्लास चल रही है, आपने बहुत बारीकी से इस बात का नोटिस किया होगा कि इस बार में आपने अभी तक जितनी ये क्लास देखी है, अभी तक मैं बिल्कुल कट टू कट जो काम का है सिर्फ वही बात कर रहा हूं। मत उलझो, अनावश्यक मत उलझो। इतना इतना कटु एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं पूरी तौर पर इस बार, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस मूड से इस क्लास को लेकर चल रहा हूं, वरना मारे जाओगे, उलझोगे। काफी मेहनत करके मैं क्लास में आ रहा हूँ। अभी जो नोट्स आपको मिले हैं उससे भी आपको आइडिया हो गया होगा, जानबूझकर मैंने क्लास नोट्स रोके हुए हैं। मैं आपको कम से कम 4 या 5 दिन बाद जाकर क्लास पूरी होने के बाद नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप वीडियोस देखें, खुद लिखें, जैसा कि आज आपने स्कूल में किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। खुद लिखें, खुद समझें, आपको मजा आएगा और आपको लगेगा आज, जैसे मैंने अभी आपको कहना नहीं चाहिए, आज मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म का चार्ट कंप्लीट किया है और जो नोट्स मैंने आपसे मांगे थे उसको मैंने टच भी नहीं किया, बिल्कुल नए सिरे से मैंने उस नोट्स को डिफाइन किया है, तैयार किया है। जब प्राचीन भारत स्टार्ट करूंगा तब आपको वो सब चीजें मिलेंगी। सो बस आप जो पढ़ा रहा हूं उसको बार बार रटते रहो, घोटते रहो, उसको समझते रहो। इसके अलावा मत भटको। सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। और सुनीता, अब सिलेक्शन की बारी नहीं होनी चाहिए। अब तो
जो लड़ाई है, अनामिका जी आप भी मेरी बात समझ रहे होंगे, अब तो जो असली मुद्दा है, जो असल मुद्दा है, बाकी आप समझ गए। तो 1708 में इस कंपनी का जो फिर नाम चेंज किया जाता है, ये देखिएगा, मैं इसी कंपनी के सामने ये इस कंपनी का नाम जो चेंज किया था उसको मैं आपके सामने लेता हूं। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस कंपनी को जिस नाम से रखा गया है, और 1833 के चार्टर एक्ट से इसको बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम रखा गया, न तो ये याद रखना, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, न तो ये नाम इस गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का रखा गया है, न इसका नाम न्यू कंपनी का चेंज किया गया है, न ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का नाम चेंज किया गया है 1708 की संयुक्त कंपनी द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू 1833 चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको जॉन कंपनी से लेकर भगवान ने क्या क्या कहा जाता है। और सुनीता, आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए, जिस स्पीड से मैं चला हूं अभी, जो ये 4-5 क्लासेस निकली, आपने सोचा भी था जो मेरे को लेकर, क्योंकि जिस समय मैं आपको शिवाजी में पढ़ा रहा था सीकर में, मैं बार बार बोल रहा था आप लोग अंतिम लोग हो जिनके साथ मैं लाइफ में इतनी मेहनत कर रहा हूं। और अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस मूड से, किन साधनों के साथ और किस जज्बे के साथ यहां पर आया हूं। राइट, मैं अतीत से मैंने अनुभव लिया है, मैं भूला कुछ भी नहीं हूं। आज भी मेरे दिल में आपसे अधिक टीस है कि मेरा एक भी स्टूडेंट, 2 लोग तो जीआरएफ निकल गए, एक व्यक्ति नेट निकल गया, राइट, आपका जॉब लग गया, और क्या बोलते हैं अपने उसका उपेंद्र का जॉब लग गया, तो कहने को तो, लेकिन जो इच्छित टारगेट था, जो कभी अपन ने डायरी के पीछे लिखा था, हरी डायरी थी श्वेता की, आपको मालूम होगा, मैं आज भी उसी पर मेरे अमल है, और आपसे अधिक टीस मेरी जिंदगी में है। मैंने सब कुछ दांव पे लगाया, लेकिन रोने से और बैठने से जिंदगी रुकती नहीं है, आपको प्रयास करना पड़ता है चिंतन करते हुए, बिना चिंता किए। तो मैं उसी मूड से क्लास में हूं। आपने जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि उसको भी इस बार ढंग से पढ़ लिया और टेस्ट पेपर्स दे लिए, टेस्ट पेपर देखकर और इस बार का टेस्ट देकर भी आपको लग गया होगा कि किस पैटर्न पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। सो ये बात आपको समझ में आ गई, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, ये जो कंपनी का नाम चेंज किया गया है, इसे मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है, बताइएगा, एक बार अच्छे से बताइएगा जी। अब हम देखते हैं, जिस मैप के जरिए हम समझने का प्रयास कर रहे थे, देखिएगा मैंने आपको जो बातें बताई थी, अब उसको थोड़ा सा विस्तार देने का टाइम है। पहली कंपनी, ये आए तो उसी ये आए तो उसी रास्ते से, मैं आपको बतला दूं, इनका जो मार्ग था आने का, ये वही था, ये वाला जो रूट है, कैप ऑफ गुड होप, राइट। सो कैप ऑफ गुड होप वाला जो रूट है, वो आप जानती हैं कि ये वाला रूट है। ये जो साउथ अफ्रीका का जो बिल्कुल एंड वाला एरिया है, आज मुझे अच्छा लगा जब आपने काला किया, वो शाम पट्ट को श्वेत पट्ट आपने बनाया। तो जो इसका जो निचला हिस्सा है, यहां से ये लोग कैप ऑफ गुड होप से, आप जानती हैं, फिर इन्होंने एंटर किया अरब सागर में। तो चाहे डच हो, चाहे डैन हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, ये यहां से अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। यहां से प्रविष्ट होकर फिर इनकी पहली जो बस्ती आती है, आप लोगों को मालूम है वो पहली बस्ती कहां पर आती है जी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दूसरी बस्ती इनकी कहां पर आती है जी, सूरत में, ठीक है। फिर इनकी एक बस्ती इंपॉर्टेंट, इसके बाद इन्होंने ये बस्ती बसाई कहां पर, उड़ीसा में। फिर जी इनकी एक बस्ती आती है
हुगली, बंगाल में। इसी बीच फिर ये मद्रास वाले एरिया में भी अपने पैर जमाते हैं, कोरोमंडल या चोलमंडल तट पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी बात समझ में आ रही है। अभी देखिएगा, कल की मैं सारी बात को रिपीट कर रहा हूं, कल की सारी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नक्शे के जरिए। तो सारी बात आप समझिएगा। सबसे पहले ये लोग 1608 में, सबसे पहले 1608 में ये जो एरिया है आपका, ये है सूरत वाला एरिया, यहां पर आते हैं। लेकिन यहां पर इनको कंपनी स्थापित करने, फैक्ट्री स्थापित करने की मोहलत नहीं मिलती है, ठीक है ना। इनको फैक्ट्री स्थापित करने की मोहलत नहीं मिलती। इसके पश्चात इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, राइट, वो स्थापित होती है कहां पर? मछलीपत्तनम में। 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आप जानते हैं कि ये सूरत के अंदर स्वाली बैटल, स्वाली युद्ध लड़ते हैं इस वाले एरिया में। और पुर्तगालियों को ये परास्त करते हैं, राइट। फलस्वरूप प्रसन्न होकर पुर्तगालियों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, प्रसन्न होकर इनको सूरत में दूसरी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में इन्हें द्वितीय फैक्ट्री, कहां? सूरत में इन्हें छूट प्राप्त, मतलब प्राप्त हो जाती है फैक्ट्री स्थापित करने की, इनको क्लियर है। इसके बाद ये लोग मद्रास आपका थोड़ा सा और नीचे जाएगा, क्लियर। इसके बाद ये लोग ये याद रखिएगा 1632 में, समझना इस बात को भी, गोलकुंडा में हैदराबाद का जो एरिया है, गोलकुंडा में ये 1632 ईस्वी में सुनहला फरमान प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, क्लियर। 1632 में। फिर 1633 ईस्वी में 1633 ईस्वी में ये उड़ीसा के अंदर अपनी फैक्ट्रियां खोलते हैं, हरिपुरा और बालासोर में ये अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। यह भी आपको नजर आ रहा है। 1639 में आप लोग यहां पर बहुत आराम से देख सकती हैं सुमित्रा की अब अपना मैटर किस लेवल पर जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने संभवतया
यही सोचकर आप इस क्लास में जुड़े भी हो। ये 1639 में फ्रांसिस डे नामक ब्रिटिश अधिकारी, चंद्रनगर के शासक, आपने नाम देखा था दरमेला वेंकटप्पा, से पट्टा लिया और यहां पर मद्रास नामक शहर की इन्होंने स्थापना करी। क्लियर? और यहीं पर इन लोगों ने अपना एक किला स्थापित किया 1639 में, जिसको कहा गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले को जिस नाम से पुकारा गया है, यहां लिख देता हूं मैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप देख लीजिएगा टेक्नोलॉजी असल में क्या होती है और क्या फायदा होता है टेक्नोलॉजी का। ये हो गया 1651 में। ये फिर एक शानदार घटना को अंजाम देते हैं, जिसको आप कहते हैं हुगली। हुगली में ये लोग राइट, बंगाल सूबेदार शाह शुजा से 3000 रुपए वार्षिक के बदले में यहाँ पे स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर एक नया किला, आप जानते हो आगे जाके बनाएंगे 1698-99 वाला जो एरिया है, फोर्ट विलियम नामक किला, ये यहाँ पे बनाते हैं। 1651 में आपने देख लिया ब्रिजमैन नामक व्यक्ति हुगली में अपनी कोठी यानी कि फैक्ट्री स्थापित करता है। आई थिंक ये भी बात आपको बखूबी मैडम समझ में आ चुकी है। 1658 वाला एरिया जहां तक हमने कल तक पढ़ा था, आ जाइए। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये किसके अधीन कर दिया जाता है? आप जानती हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन ये कर दिया जाता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया जाता है कौन से वर्ष? 1658 में। आप यहां पर वर्ष भी लिख लीजिए। 1658 के अंदर ये शाह शुजा से कर दिया था। सुमित्रा बताइएगा, यहां तक की सारी बात इस सिर्फ एक नक्शे से आपको अच्छे से समझ में मैम आई है या नहीं आई है? एक बार कंफर्म कर दीजिए जी। आगे देखिएगा, सारी बात को देखिएगा और ठीक से समझिएगा। अब क्या होता है 1661 में, जो बॉम्बे वाला एरिया है, सिक्सटीन सिक्सटी वन में, इसको मैं यूं लूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। ये बॉम्बे वाला एरिया है और ये बॉम्बे वाला एरिया जो है जी, ये असल में बॉम्बे 1661 में
दहेज में प्राप्त। आप जानते हो पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह संपन्न हुआ था किसके साथ? ये विवाह संपन्न हुआ था किसके साथ? आपको मालूम है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड के साथ, और दहेज में बॉम्बे प्राप्त हो गया 1661 में। मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। मतलब 1661 में तो ये शादी हुई, और मतलब 1668 में ये दहेज आपको बहुत कम कीमत पर सौंप दिया गया, एक तरह से जिसको आप कहते हैं 10 पौंड वार्षिक। 10 पौंड वार्षिक, आज भी 1 पौंड 80 रुपए का, तो 800 रुपए साल भर के देने हैं। तो उस जमाने में तो खैर मेरे को लगता है 1 आने 2 आने की कीमत रही होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुकी है। आगे देखिएगा 1687 में। 1687 में अब इस सारी बात को समझ लीजिएगा। अब तक पश्चिमी जो एरिया है, ये तो पूर्वी एरिया हुआ, आपको मालूम है ये जो एरिया है ये वाला, ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी एरिया है ये कहलाता है चोल मंडल या कोरोमंडल। ये पूरा एरिया कहलाता है चोल मंडल अथवा कोरोमंडल, जबकि ये जो एरिया है जिसको आप असल में पश्चिमी समुद्री तट कहते हैं, केरल वाला एरिया, ये कहलाता है मालाबार तट। तो 1658 में आपने देखा था कि चोल मंडल पे जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बना हुआ उस पर पश्चिमी समुद्र तट की सारी बस्तियां बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सौंप दी गई। लेकिन 1687 के अंदर याद रखना, पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित करके कहां ला दिया गया? ये सबसे महत्वपूर्ण है, बॉम्बे में। 1687 के अंदर भैया जी ये पूरा का पूरा जो एरिया है, सॉरी बंगाल वाला जो एरिया है, बॉम्बे वाला जो एरिया है, ये आपके पश्चिमी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया 1687 के अंदर। 1688 में एक गड़बड़ और होती है। जॉन चाइल्ड 1688 में जॉन चाइल्ड मुगल बस्तियों पर हमला बोलता है 1688 के अंदर, और अंग्रेजों को पहली बार अंग्रेजों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। मुगलों की तलवार का, ताकत का, दमखम का स्वाद चखना पड़ता है औरंगजेब के काल में। बहरहाल फिर वो माफी मांगते हैं और उन्हें औरंगजेब ये कहते हुए माफ कर देता है कि आपको 2.5% तो चूंगी देनी पड़ेगी और 11.5% आपको जजिया देना ही पड़ेगा। Isn't it? 1691 में तो एक घटना तो आपकी 1688 की हो गई। 1691 के अंदर बंगाल का जो सूबेदार है, बंगाल का जो सूबेदार है अजीम उस शान, ये अजीम उस शान से 1200 रुपए के बदले में, सॉरी इब्राहिम खान 1691 में जो बंगाल का सूबेदार है इब्राहिम खान, उनसे
3,000 रुपये पुनः, जो पहले शाह शुजा से जो एक प्रकार का जिन्होंने करार किया था, कुछ वैसा ही 1691 के अंदर ये इब्राहिम खान जो बंगाल का सूबेदार है उससे भी समझौता करते हैं। एवं 1688 में क्या हुआ ये मैं आपको यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जॉन चाइल्ड का मुगल बस्तियों पर हमला हुआ, जिस पर उसको करारा तमाचा पड़ा औरंगजेब की ताकत का। 1698 का टाइम आता है। अब इन्होंने, आप देखिएगा, पूरी ताकत इस समय झोंक दी है बंगाल के अंदर। और 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, आ जाइए आ जाइए, शानदार चीजें निकलकर अब आपके सामने आएगी। ये देख लीजिए, बंगाल के अंदर यही इंक ठीक रहेगी, आ जाइए। 1698 में जो बंगाल का सूबेदार है अजीम उस शान, राइट, उस अजीम उस शान या अजीम उस शान को ये लोग 1200 रुपए वार्षिक में सुतानाती, कोलिकाता एवं गोविंदपुर की 3 गांव लेते हैं और वहां पर अपनी बस्ती का फोर्टिफिकेशन करते हैं, किले बंद करते हैं, चार दीवारी वगैरह बनाते हैं। और आसपास जो एक शहर बसता है वो शहर वर्तमान का कलकत्ता कहलाता है, कलकत्ता वर्तमान का। और 1698 में ये लोग इसी एरिया के अंदर अपना एक किला बनाते हैं, इसी एरिया के अंदर 1698 में। ये देखिएगा, यूनियन जैक आप कह सकते हैं। और ये जो किला बनता है ये किला कहलाता है भैया फोर्ट विलियम। चलिएगा यहां लिख देता हूं, फोर्ट विलियम। आपको दिक्कत हो तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। फोर्ट विलियम कलकत्ता में बनाया जाता है, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और ये बात है 1698 की, इतना लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यही लिख लेते हैं, फोर्ट विलियम 1698 के अंदर कलकत्ता में बन जाता है। अजीम उशान से 1200 रुपए वार्षिक के बदले में ये लोग गोविंदपुरा, सुतानाती, कोलिकाता जैसी 3 बस्तियों को 1200 रुपए वार्षिक के बदले में लेते हैं। और वहां पर जोब चारनाक, कलकत्ता शहर का संस्थापक, शानदार नाम है, याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है। जोब चारनाक कलकत्ता शहर का संस्थापक फोर्ट विलियम की स्थापना करता है, जिसका प्रथम गवर्नर जो था आप जानते हैं, उसका नाम आपको प्राप्त होता है सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट, सुमित्रा बताइएगा यहां तक की सारी बात आपको ठीक से समझ में आई है या नहीं आई है? सुमित्रा।
जी, अच्छे से ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब जरा इनका एक्सपेंशन देखना, इस कंपनी का विस्तार देखना और धीरे धीरे इनकी औकात समझना। अपना दिल्ली इस समय यहां पर है। ये आ गया आपका दिल्ली, और यहीं पर कौन स्थित है? मुगल्स। 1717 में, ठीक है ना? 1717 में कंपनी का एक शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मिलने 1717 में दिल्ली जाता है, जिसकी अध्यक्षता जॉन सरमन करता है। आइएगा, ये बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ चुकी है। सत्रह सौ सत्रह में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कंपनी का शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से दिल्ली में मुलाकात करता है, जिसके अंदर जो अन्य सदस्य थे इस शिष्टमंडल में डॉक्टर एडवर्ड स्टीफेसन, डॉक्टर एडवर्ड स्टीफेसन, राइट, विलियम हैमिल्टन, ये इस कंपनी के अंदर, इस शिष्टमंडल के अंदर मौजूद थे। इन्हें मालूम चलता है कि जो बेगम है, क्या नाम है अपने फर्रुखसियर की, वो किसी डिजीज या बीमारी से ग्रसित है। इनमें जो विलियम हैमिल्टन है और डॉक्टर एडवर्ड स्टीफेसन, ये उनसे मुलाकात करते हैं, बोलते हैं, जब उनको मालूम चलता है वो उस बेगम को ठीक कर देते हैं। फर्रुखसियर इस बात से बड़ा खुश होता है और इन्हें एक शाही फरमान 1717 में प्रदान करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके तहत आप 10,000 रुपए वार्षिक के बदले में कंपनी सूरत में समस्त व्यापारिक करों से मुक्त कर दी गई। 10,000 रुपए वार्षिक के बदले में मुक्त कर दी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कंपनी को बंगाल में अड़तीस गांव दिए गए। कंपनी को बंगाल में 38 गांव दिए जाते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि आप इस पूरे फरमान को बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं। यह भी कहा गया कि आप अपने ढाले गए सिक्कों को ब्रिटिश टकसाल में
ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चला सकते हैं। इस फरमान का इतना अधिक महत्व है कि ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने इसको कंपनी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा घोषित कर दिया। कंपनी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा घोषित कर दिया। यह भी याद रखिएगा, इस शिष्टमंडल के अंदर जो दुभाषिया मौजूद था, जो शिष्टमंडल और मुगल सम्राट के बीच में जो वार्तालाप कर रहा था, दुभाषिया, जो दो भाषा जानता है, उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द, जो कि एक आर्मेनियन दुभाषिया था, उसने इस शिष्टमंडल के अंदर अपनी बात रखी और दोनों पक्षों के मध्य में, यानी कि ब्रिटिश शिष्टमंडल की बात को मुगल सम्राट को समझाया और मुगल सम्राट की बात को उसने ब्रिटिश शिष्टमंडल को समझाया। इस फरमान का फायदा उठाकर कंपनी ने, आप समझिएगा बात को, कंपनी ने बंगाल से लेकर सूरत तक, आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनके व्यापार को इन्होंने, जब टैक्स फ्री हो गया तो सामान सस्ता हो गया, सामान सस्ता हो गया तो अधिक बिकने की संभावना है, अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा किया। लेकिन अभी भी आप गौर करिएगा, इन्होंने पहली बार अपनी ताकत को परखने का प्रयास किया, पहली बार जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में 1688 में, मुंह की खाई। इसके बाद ये भीगी बिल्ली बनते हैं और भीगी बिल्ली बनकर ये पहुंचते हैं कहां पर, याद रखिएगा, दिल्ली, शिष्टमंडल के रूप में, और उसका ये फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। फायदा उठाया, कंपनी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा इनको प्राप्त हुआ। अब ये बहुत लंबे समय तक सब्र करने की स्थिति में नहीं है। आगे जाकर इसी टाइम से कुछ अरसे बाद 1746-48 का दौर है, और आप लोगों को मैं बतला दूं, 1746-48 का दौर है। अब इनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे जागृत होती है, सॉरी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। ये पहला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव था जिसने भारतीयों के झगड़े में अपनी टांग फंसाकर फायदा चुराया। कर्नाटक के अंदर, याद रखिएगा, कर्नाटक के अंदर कर्नाटक वाले एरिया के अंदर इन्होंने कर्नाटक नवाब के दो पक्षों में जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया, फ्रांसीसी कंपनियों का विरोध किया। और इसी बीच जब तीन कर्नाटक युद्ध कर्नाटक में लड़े जा रहे थे, तीन कर्नाटक युद्ध, जब लड़े जा रहे थे, इसी बीच इन्होंने, जहां फ्रेंच गवर्नर डुप्ले कर्नाटक में भारत की चाबी खोज रहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 को, याद रखिएगा सुमित्रा जी, ये चैप्टर पूरा हो चुका है, मैं सर प्लस में ऊपर चल रहा हूं, बिना नक्शे के नहीं चल पाऊंगा, शांतिपूर्वक क्लास को देखती रहो। इसी बीच इन लोगों ने बंगाल के अंदर, याद रखिएगा, प्लासी युद्ध में 23 जून 1757 को क्लाइव ने बंगाल की चाबी कर्नाटक के साथ साथ
ये भागा कर उसको बुलाया गया, सिराजुद्दौला से उसका झगड़ा चल रहा था दस्तक अधिकार को लेकर, क्योंकि जो करमुक्त जो व्यापार था, जो शर्त थी 1717 के शाही फरमान में, वो दस्तक कहलाती थी, उसको लेकर झगड़ा हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। और इन्होंने प्लासी के अंदर वो चाबी खोज ली, और प्लासी के बाद जो अपार धन की प्राप्ति इनको हुई, जो लूट इन्होंने नंगा नाच नचाया लूट का बंगाल में, उस पैसे के द्वारा इन्होंने 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश की लड़ाई में तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। तो अब आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि इन्होंने इसके बाद फिर 1764 में बंगाल में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो सीमा है, ये जो पूरी की पूरी जो पश्चिमी पूर्वी समुद्र तट की जो सीमा है, इसको सील बंद कर दिया, और आप केरल तक का एरिया इन्होंने अपने साम्राज्य में एक झटके में लाकर खड़ा कर दिया। एक झटके में पूरी तौर पर किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह अचानक से क्या हुआ। आप देखिएगा व्यापारिक कंपनी कब राजनीतिक सत्ता के रूप में आ गई, इन गधों को, भारतीयों को तो कभी पल्ले भी नहीं पड़ा। भारतीयों को कुछ समझ में आता, क्योंकि आपको तो सस्ता पेट्रोल चाहिए, टमाटर चाहिए, ठीक है ना, आपको देश से मतलब ही नहीं है, आपको छुट्टियां चाहिए, आपको भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा चाहिए, राष्ट्र कहां पर है। जब तक भारतीयों को समझ में आता, 1767 में इन्होंने मैसूर के साथ, हैदर अली के साथ युद्ध करना चालू किया, और चौथे आंग्ल मराठा युद्ध आते आते मैसूर को 1799 में चित्त कर दिया कर्नाटक के अंदर। 1799 में मैसूर को भी इन्होंने चित्त कर दिया, हटाओ, खेल खत्म, तुम्हारे पास कछु ना है। समझ में आ गई बात। आप देखिएगा मराठे इस समय इतने बड़े क्षेत्र के मालिक हैं, ये मैं मराठों को ले रहा हूं भैया, इतने बड़े क्षेत्र के मालिक हैं मराठे। आपको मैं पहले बतला दूं, क्लियर कर दूं, जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, रॉबर्ट मतलब प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया, तब 1765 में इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, मेरी बात को याद रखिएगा और समझिएगा अच्छे से, इलाहाबाद संधि करी और उसको पेंशनर बनाकर एक कोने में पटक दिया, एक कोने में। और अवध के साथ भी इन्होंने एक बफर संधि करी, अवध के साथ भी, ताकि ये संधि इसलिए की गई क्योंकि इस समय आप नक्शे में देख रहे हो, सबसे बड़ा खतरा इनको मराठों से है। मुगल सम्राट को उन्होंने अपना पेंशनर कुत्ता बना के छोड़ दिया, ताकि इनका जो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो ये राज्य है, ये वाला, ये मराठों से सुरक्षित रह सके, ये वाला जो एरिया है। आप बताइए सुमित्रा, नया नक्शा कैसे ले लूं, नया पेज कैसे खोल लूं, ये सुरक्षित रह सके, इसलिए इन्होंने अवध के साथ बफर स्टेट बना के संधि कर ली। अब इन्होंने अपनी ताकत को परखना चालू किया मराठों के साथ। मराठों के साथ ये उलझे 1775 से लेकर 82, 1803 से लेकर 5 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आते आते 1817 से लेकर 18 तक इन्होंने संपूर्ण जो मराठा साम्राज्य है, इसको फाइनली इन्होंने
बर्बाद कर दिया और अपने रंग में रंग लिया। इतना बड़ा एम्पायर अब इनके अधिकार में आ गया है। इस नक्शे से अब आप बखूबी समझ सकते हैं 1818 का दौर आते आते ये बिल्कुल चित्त कर दिया इन्होंने पूरे एरिया। पेशवाई समाप्त कर दी, मराठा सरदारों को राजपूताने का अधिकार छोड़ना पड़ा, सहायक संध्या करनी पड़ी, चाहे इंदौर का होल करो, चाहे बड़ौदा का मतलब क्या बोलते भोंसले हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे आपके ग्वालियर के सिंधिया हो, राइट, जितने भी बराड़ के भोंसले हों, जितने भी ये मराठा सरदार थे, इन सबको इन्होंने अपने अधीन जूते की नोक पर लाकर टिका दिया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान से मैसूर छीन लिया, अरे बिल्कुल उसके वंश का नाश कर दिया। इसके बाद आप जानते हैं इन लोगों ने 1818 में राजपूताने के साथ संध्या करी। 1818 में समझ में आ रही है मेरी बात आपको? 1849 का दौर आते आते इन्होंने पंजाब को जीत लिया। उससे पहले 1843 में इन्होंने सिंध को जीत लिया। 1856 में इन्होंने अवध इसका भी पूरी तौर पर विलय कर लिया। आप अब ये रेड का निशान देख रहे हैं, मैं लिख देता हूं। 1818 में इन्होंने राजपूताने के साथ संध्या करी। 1843 में इन्होंने सिंध को जीत लिया। 1849 का एरिया में इन्होंने पंजाब जीत लिया। 1856 में इन लोगों ने अवध को जीत लिया। और इस प्रकार से फिर आप देख सकते हैं कि इनका जो पूरा एम्पायर है, इन लोगों का ये पूरा एम्पायर इस प्रकार से संपूर्ण भारत के अंदर इवन अफगानिस्तान के साम्राज्य तक ये एक छत्र राज के मालिक हो गए। आप इस नक्शे से देख सकते हैं। पहली बार इनको धक्का लगता है 1857 की क्रांति में, लेकिन एक वर्ष के अंदर अंदर ये 57 की क्रांति को भी धत्ता बतला देते हैं। एक नियम संपूर्ण देश में, एक संस्कृति, एक भाषा, इस प्रकार से शताब्दियों के बाद, सहस्त्राब्दियों के बाद ब्रिटिशर्स ने इस भारत को दी। आधुनिक संचार साधन, रेल, डाक, तार, इनका ढिनका, ब्ला ब्ला ब्ला, सब पकड़ा दिया। भारतीयों को समझ में भी नहीं आया कि कल तक जो हमारे सामने भीख मांगा करते थे, चांदी के चंद टुकड़ों पर अर्दलियों की तरह नाचा करते थे, व्यापार के लिए भीख हमसे गिड़गिड़ाया करते थे, आज हमें कुत्ते नचाने के लिए भी, शादी करने के लिए भी, मैत्री करने के लिए भी, इवन छींकने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ, पॉलिटिकल एजेंट्स के साथ। और भारतीयों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। भारतीय मूर्ख थे, हैं, और आज भी आप लोग देख सकते हो कि वो क्या है। कारण न भारतीयों ने अपने अतीत से कुछ सीखा। जब सिकंदर के सामने आम्बी ने पोरस का साथ नहीं दिया, सिकंदर का साथ दिया, एक विदेशी का साथ दिया था। जब पृथ्वीराज तृतीय चौहान अकेला लड़ रहा था तराइन के द्वितीय युद्ध में, तब उसका ससुर जयचंद गढ़वाल दांत फाड़कर हंस रहा था। 2 साल बाद क्या हुआ? 1194 में चंदावाल युद्ध में उसको भी चौपड़ दिया, तुर्कों ने बर्बाद कर दिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। समझ में नहीं आया। आधुनिक काल में 55 लोगों को लेकर वास्को डिगामा उतरा कालीकट में, लेकिन हुआ क्या? कुछ सालों के बाद कालीकट को का राजा उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। अंग्रेज यहां पर 2-4 कोड़ी के रूप में आए। पहले शाहजहां ने हुगली पर दम दिखाया, उसके बाद औरंगजेब ने 1688 में औकात दिखाई अंग्रेजों को। लेकिन हुआ क्या? उन्हीं मुगलों के उत्तराधिकारी
कुत्तों की तरह पेंशनर बन गए, गले में पट्टा डाल के 1765 में इन अंग्रेजों के सामने। वो राजपूत जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हुआ करते थे और जिनके घोड़ों की टापों से, तलवारों की गूंजों से संपूर्ण देश का जो युद्ध स्थल था वो गुंजायमान रहा करता था, वो शराब के नशे में, सुरार सुंदरी में और अफीम के नशे में गहरे लीन हो गए और इनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, हमसे संधियां कर लो, हमसे संधियां कर लो, हमसे संधियां कर लो। मराठे जिन्होंने कभी मात्र एक धमकी देने पर भोपाल के नवाब को, निजाम उल मुल्क को भोपाल में 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने औकात दिखाई थी, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जाकर दिल्ली में जाके बोल के आया था, जिनके घोड़े कभी अटक से कटक तक पानी पिया करते थे। क्या हुआ? न एकता नहीं थी, हम एक दूसरे के आपस में उलझे हुए थे। हुआ क्या? चंद व्यापारी के आगे हमें झुकना पड़ता चला गया और इस प्रकार से ये हिंदुस्तान, जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा दौर ए जहां हमारा। क्या हुआ? आज आप कितना इतरा लो, कितना ही नाटक कर लो, हम ये हम वो, कुछ भी नहीं हो आप लोग। आप लोगों का इतिहास, आपका अतीत गुलामी का इतिहास है। और क्या हुआ उसके बाद? ये अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। आप जो नक्शा आज आप देख रहे हो, इन्हीं अंग्रेजों और इनकी जो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और वो विदेशी में जो ये काली चमड़ी के जो ये आगे बड़े बड़े महान नेता पढ़ा करते थे, ये चाटुकार बनते चले गए अंग्रेजों के। स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर इस देश को क्या मिला? वो जो मंदिर में बजता है घंटा, वो मिला शायद मैं कहूं। मैं आपको लग सकता है कि सर कैसी भाषा बोल रहे हो, क्या मिला? लेकिन खुलकर बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ। इन अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, इनके जो चमचे भारतीय थे, काली चमड़ी वाले अंग्रेज, इनके आगे पीछे घूम घूम कर, इनकी औरतों के साथ संबंध बनाकर, उनके साथ अपनी छल कपट का सहारा लेते हुए, आप लोग जानते हो क्या हुआ? भारत के पश्चिमी एरिया से पाकिस्तान नामक एक नया मुस्लिम राष्ट्र बना के पटक दिया। क्या कर लिया आपने? और पूर्वी एरिया में एक नया पाकिस्तान बना के छोड़ दिया जो आज बांग्लादेश है। और आज भी आप, अंग्रेज चले गए, उनकी समस्याएं, उनका पैदा किया हुआ नाजायज औलाद पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी आपकी छाती पर मूंग दल रहा है। आप कह सकते हो, स्पष्ट तौर पर कह सकते हो, अंग्रेजों की भारत को देन क्या थी? ये थी आरक्षण, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद। क्या नहीं देकर गए आपकी समस्या में? आपको शूद्रों में, ब्राह्मणों में, जाटों में, गुर्जर में, राजपूतों में बांट कर चले गए। वरना ये वो राष्ट्र था जहां पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, लेकिन हम आज भी उनको सर से पूजते हैं, जबकि वाल्मीकि जी कौन थे? यदि हमने शूद्रों को इनका इतना ही अपमान किया, रैदास जी को आज भी हम न जाने कितने लोग सर आंखों में बिठाकर पूजते हैं, जबकि जाति से वो क्या थे? हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो पौधा, याद रखना मेरी बात को, वो पौधा जिसकी जड़ें सूख जाती है, जो अपनी जमीन को नहीं पहचान पाता है, वो उसका फिर वो सूखता है, दरख्त बनता है, ठूंठ बन जाता है। जो पत्ता अपनी शाखा से टूट जाता है, उसकी कोई औकात नहीं होती, पैरों में मसल दिया जाता है। इतिहास से हमने क्या सीखा? शायद यही सीखा। और आप जैसी जो यंग पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, जो आगे जाकर टीचर्स बनोगे, लेक्चरर्स बनोगे, शायद आप अपनी क्लासेस में मेरी बात को ढंग से समझा सकें कि हम अपने अतीत से क्या सीखते हैं। शायद यही, हमने कुछ नहीं सीखा। आपका भी शायद ये लक्ष्य हो कि भगवान करे नौकरी मिल जाए सर, बढ़िया 60-70 हजार, 80-80 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, बाहर में जाओ, फिर कैलेंडर में वो छुट्टियां गिनते रहें, इस महीने में कितनी आएगी, इस महीने में कितनी आएगी, इस महीने में कितनी आएगी, बाहर में जाओ।